हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 4 को आज कंप्लीट करेंगे, जो है आपका मनोवैज्ञानिक विकार। नाम से आपको पता चल जाता होगा ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी पेपर आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ था उसमें 4 से 5 सवाल आपके मेंटल डिसऑर्डर से पूछे गए थे, जो कि मनोवैज्ञानिक विकार का टॉपिक है। तो ये टॉपिक आज की वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो बस वीडियो के अंत तक आप बने रहना, क्योंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 आंसर आपको दिया जाएगा टोटल 300 के अंदर, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस सेट में 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित दिया जा रहा है। वही एनसीईआरटी में आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, अगर आप 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हो, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छा मानी जाती है। और आपको कॉम्बो लेने के अंदर आपका सिलेबस 100% कवर हो जाता है साइकोलॉजी का, जो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 4 को आज कंप्लीट करेंगे। जितना पॉसिबल हो सकता है आज क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आज का काफ़ी लंबा भी हो सकता है। तो बस अपने पैशंस को, और सारे क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनों में कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन है, सामान्य व्यवहार तथा साधारण असामान्य व्यवहार के बीच मात्रा का अंतर होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। सेकंड है, असामान्य व्यवहार सभी साधारण और कभी गंभीर होता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। तीसरा है, असामान्य व्यवहार हमेशा गंभीर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। असामान्य व्यवहार कभी साधारण हो सकता है और कभी गंभीर हो सकता है। तो ऑप्शन सी आपका गलत है। चौथा ऑप्शन है, असामान्य व्यवहार जब गंभीर होता है तब वो सामान्य व्यवहार से गुण में डिफरेंट होता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, क्योंकि आपसे गलत कथन पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन है, सामान्य व्यवहार का मापदंड क्या होगा? तो जस्ट अभी हमने पढ़ा कि सामान्य व्यवहार का मापदंड जो होता है, समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार हो, अनुपालक व्यवहार हो, दूसरों के लिए घातक बिल्कुल ना हो, और उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को आप वीवीए क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे भी गए थे। आपको बताना है कि निम्नांकित में किसे असामान्यता के 4 डी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 4 डी होता क्या है। तो आपको बता दें कि मनोवैज्ञानिक विकारों के 4 डी या असामान्यता के 4 डी के रूप में भी जाना जाता है। विशेष दिशा निर्देशों को सूचित करने के लिए उद्देश्यों से काम करते हैं, जो किसी भी व्यक्ति की असामान्य भावनाओं या व्यवहार को निर्धारित करने में मदद करता है। आपका 4D। 4D होता कौन कौन सा है? तो पहला आपका विचलन होता है, सेकंड आपका खतरा होता है, तीसरा आपका संकट होता है, और चौथा आपका दुष्क्रिया होता है। इस नाम को नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला विचलन, दूसरा आपका संकट जिसे आप तकलीफ भी बोल सकते हो, चौथा आपका हो गया खतरा, और चौथा आपका हुआ दुष्क्रिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। आज्ञाधीनता आपके 4D के अंदर नहीं आता है। 4D के अंदर कौन कौन सा आता है? तो विचलन, तकलीफ या संकट या खतरा और दुष्क्रिया, 4 आपके हो गए। विचलन क्या होता है? तो विचलन विचार और व्यवहार के जो असामान्य या समाज द्वारा सभी कार्य सापेक्ष जाने वाले मानदंडों से विचलित होता है, या जिस संस्कृति से व्यक्ति हिस्सा करता है उसको विचलन कहा जाता है। वही बात की जाए आपके संकट का, तो संकट आपके या तकलीफ नकारात्मक भावनाओं को जो व्यक्ति उनके आसपास के लोगों को प्रभावित करता है उसको कहा जाता है तकलीफ। और तीसरा आपका हो गया खतरा, या इसे खतरनाकता भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे आप देखोगे इसे खतरनाकता भी लिखते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन इसको सिंपल वर्ड में खतरा बोला जाता है, जिसके अंदर स्वयं या अपने आसपास के
लोगों के प्रति हिंसक या धमकी भरा व्यवहार किया जाता है। और दुष्क्रिया क्या होता है? चौथा ऑप्शन है दुष्क्रिया, जो कि आपका 4th नंबर का 4D होता है दुष्क्रिया, जिसके अंदर इसे अनुकूलित व्यवहार भी कहा जाता है। ये रोज़मर्रा के कार्यों में पूरा करने में असंबंधित होता है या जब कोई व्यवहार भावना उसके दैनिक जीवन और रिश्तों को प्रभावित करता है, उसको दुष्क्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चारों पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा। पहला विचलन, तकलीफ, खतरा और चौथा आपका दुष्क्रिया। इस चारों नाम को आप नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो को आप 4D के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 4 है, असामान्य व्यवहार असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में किस ढंग का अंतर है? पहला ऑप्शन है क्रम का, सेकंड ऑप्शन है मात्रा का, गुण का या ऑप्शन डी ज्ञान का। तो याद रखिएगा मात्रा का अंतर होता है, क्वांटिटी का अंतर होता है, ना कि क्वालिटेटिव का। ठीक है, इसे याद रखिएगा। क्वांटिटी और क्वालिटी दो अलग-अलग चीज़ होता है, जिसका मतलब होता है क्वांटिटी मतलब मात्रा और क्वालिटी मतलब होता है गुण का या उससे ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है गुणसूत्रीय असामान्यता, मानसिक असंतुलन, शारीरिक संरचना या ऑप्शन डी है पूर्वग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, पूर्वग्रह आपके असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि असामान्य व्यवहार किस तरह के मॉडल को कार्ल रोजर्स ने अधिक महत्वपूर्ण बतलाया है, और मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। तो इसका आंसर हर किसी को पता होना चाहिए। अगर आपने मेरा सारा वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं, और ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा भी सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, मानवतावादी अस्तित्व मॉडल। ठीक है, याद रखिएगा आपके कॉल रोजर्स ने दिया था मानवतावादी विज्ञान। ठीक है, मनोज्ञात्मक किसने दिया था? तो फ्रॉइड ने दिया था। इसे याद रखिएगा, फ्रॉइड साहब ने मनोज्ञात्मक मॉडल दिया था। मानवतावादी होता क्या है? तो याद रखिएगा, आत्मबोध, आवश्यकताओं के प्रति जागरूक होने, विकल्पों की जिम्मेदारी लेने और मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक और नैतिक रूप से विकसित होने की क्षमता कहलाती है मानवतावादी। मानवतावादी बना कैसे? तो याद रखिएगा, जो आपका मनोज्ञात्मक है, मनोज्ञात्मक थ्योरी प्लस व्यवहारवादी। व्यवहारवादी किसने दिया? तो व्यवहारवादी आपके स्किनर और आपके वाटसन ने दिया था व्यवहारवादी सिद्धांत, और मनोज्ञात्मक मॉडल फ्रॉइड साहब ने दिया था। दोनों को मिलाकर आपका मानवतावादी अस्तित्व मॉडल या मानवतावादी सिद्धांत मिलकर बनता है आपके मनोज्ञात्मक मॉडल और व्यवहारवादी। दोनों को जब आप ऐड करते हो तो आपका निकलता है मानवतावादी, जिसके प्रतिपादन आपके कॉल रोजर्स को माना जाता है। रोजर्स ने मानवतावादी सिद्धांत पर उन्होंने कहा था कि बिना शर्त सकारात्मक समाज द्वारा स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम खुद को कैसे देखते हैं और या हम क्या करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मानवतावादी के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको मानवतावादी समझ आ चुका होगा। मानवतावादी कैसे उत्पन्न हुआ, इसको भी मैंने आपको बता दिया कि मनोज्ञात्मक मॉडल और व्यवहारवाद को दोनों को मिलाकर मानवतावादी का जनक हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉइड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया था? तो जस्ट मैंने आपको बताया, मनोज्ञात्मक मॉडल का प्रतिपादन किए थे फ्रॉइड साहब ने। व्यवहारवादी मॉडल स्किनर और वाटसन ने किया था। संज्ञानात्मक मॉडल आपके पियाजे ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो प्लीज़, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस व्यक्ति के शरीर में पीला पित्त, येलो बाइल अन्य द्रव्यों की तुलना में अधिक होता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन है उन्माद होता है, विषाद होता है, रूपांतर मनोविकृति होती है या ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मानिया। उन्माद होता क्या है? तो याद रखिएगा, उन्माद एक डिसऑर्डर बीमारी है।
याद रखना, मोनिया या उन्माद एक डिसऑर्डर बीमारी है। ऐसे व्यक्ति अपनी समस्याओं को दूसरे व्यक्ति को बताने और समझने में विफल होते हैं, मतलब उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। अपनी प्रॉब्लम को एक दूसरे इंसान से वो शेयर नहीं कर पाते हैं और आपको लगता है कि आप जो सोचते हैं वही हमेशा सही होता है और बाकी सब गलत होते हैं। और जब सामने वाला आपकी बात को ना समझ पाए तो सामान्य रूप से आप उससे हिंसा करने लगते हैं या आप उससे झगड़ा करने लगते हैं। आपने आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग देखा होगा या आपके फ्रेंड्स में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ़ अपनी बात को ही सही मानता है। अगर वो सामने वाला बात कह रहा है, अगर आप उसका बात नहीं मानते हो, तो आपसे वो झगड़ा भी हो जाता है। मैक्सिमम ऐसे झगड़ा आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ़ के बीच देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम टाइम हस्बैंड या जो बॉयफ्रेंड होता है, वो उसको लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं सही कह रहा हूँ और आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो मतलब आप गलत हो और उससे आपसे झगड़ा भी हो सकती है। तो उसको बोलना कि आपको मानिया डिसऑर्डर है, ठीक है? उसको बोलना मानिया डिसऑर्डर, जो कि एक मेंटल प्रॉब्लम है, उसको आप कह सकते हो, उसको आपको रोग हो चुका है, जिसको आपको कम करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है डोपामाइन। डोपामाइन की अधिकता से व्यक्ति में किस रोग के उत्पन्न होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है? पहला ऑप्शन है मनोदशा, मनोविकृति, कायिक प्रारूप मनोविकृति, मनोविदिलता या ऑप्शन डी है दुश्चिंता मनोविकृति। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डोपामाइन होता क्या है। तो डोपामाइन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। आपके शरीर इससे बनाता भी है और आपका तंत्रिका तंत्र, जो आपका टिश्यू होता है, जो कोशिकाओं के बीच संदेश भेजने का काम करता है। इसका दूसरे नाम है संदेशवाहक, के नाम से भी इसे जाना जाता है, संदेशवाहक। डोपामाइन को संदेशवाहक के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखना। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा मनोविदिलता। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। मनोविदिलता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिजोफ्रेनिया। ठीक है, सिजोफ्रेनिया, याद रखना सिजोफ्रेनिया। ऐसे अगले क्वेश्चन में, मतलब जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको सिजोफ्रेनिया, मनोविदिलता पूरा डिटेल में बताऊँगा, अगर किसी क्वेश्चन में आता है ऑप्शन तो। अभी आप इतना समझो, डोपामाइन को हम एक संदेश वाहक के नाम से जानते हैं, जो कि आपके शरीर कोशिकाओं जो होती हैं उसके बीच वो मध्य के काम करता है आपके डोपामाइन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा है और आपने कई बार नाम भी सुना होगा, डाउन सिंड्रोम। तो आपको बताना है कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है और डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का किस प्रकार का रोग माना जाता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है ध्रुवंती, ग्रंथिक रोग, पेट की बीमारी या ऑप्शन डी है मानसिक दुर्बलता। तो सबसे पहले आप याद रखना कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। आपने बहुत बार बायोलॉजी में पढ़ा होगा, डाउन सिंड्रोम 21 गुणों का क्रोमोसोम कहा जाता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से आपको याद आ चुका हो कि क्रोमोसोम एक आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा जिसमें 21 गुण होते हैं। क्रोमोसोम 21 होने के कारण आपको डाउन सिंड्रोम होता है। जिसका 21 क्रोमोसोम होते हैं, उनके अंदर डाउन सिंड्रोम के लक्षण देखने को मिलता है, जो मैक्सिमम बच्चों के बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास धीमे-धीमे होता है और चेहरे पर उनके सिर की बनावट अक्सर छोटी होती है। आपने देखा होगा जिसका सर काफ़ी छोटा होता है, वो किस वजह से होता है? तो उनके डाउन सिंड्रोम की वजह से उनका सर काफ़ी छोटा हो जाता है और चेहरे भी उनके काफ़ी छोटे होते हैं। ये सब डिसऑर्डर आपके क्रोमोसोम के चलते होता है। जिसका क्रोमोसोम 21 होता है, उनके आप देखोगे, बहुत आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनका मैक्सिमम, आप नेपाली देख लो या फिर इंडिया में बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जिनका सर काफ़ी छोटा होता है और मुँह काफ़ी छोटा होता है। इसके पीछे होने के कारण है उनका क्रोमोसोम, उनका डाउन सिंड्रोम का लक्षण, जो कि 21 जीन का लक्षण होता है, उसके अंदर उनका चेहरा और सर काफ़ी छोटा होता है। ये कितने सालों तक जीवित रहता है? ये सवाल पूछा भी गया था कि डाउन सिंड्रोम कितने सालों तक जीवित रहता है? तो आपके अंदर 60 वर्ष तक ये जीवित रहता है, इसे भी याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मानसिक दुर्बलता, जो कि आपके विकास को, मानसिक हो, चाहे आपके शारीरिक हो या बौद्धिक हो, उसको विकसित होने नहीं देता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृत नहीं है? पहला ऑप्शन है चिंता विकृत,
मनोविदिलता या ऑप्शन सी है ध्रुवति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मनोविदिलता। मनोविदिलता होता क्या है? सबसे पहले याद रखना मनोविदिलता को इंग्लिश में सिजोफ्रेनिया कहते हैं। सिजोफ्रेनिया जो कि एक मानसिक विकार है, असामान्य सामाजिक व्यवहार और वास्तु की पहचान पाने में असमर्थ होते हैं। जैसे कि उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि जो सामने रियल और इमेजिनरी में अंतर नहीं कर पाते हैं। अगर वो ऐसे ख़्याल बना पाते हैं जो सपने आप देखते हैं या फिर कुछ ऐसे ख़्याल में आप खो जाते हो और उनको लगता है कि ये जो मैं सपना देखा हूँ वो हकीकत है। वो वास्तविक जीवन में और सपने की दुनिया में अंतर नहीं कर पाना मनोविकलता कहता है, जिसको सिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, जो कि दुनिया में सिर्फ़ 1% ऐसे लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो याद रखना मनोविकलता किसे कहा जाता है मैंने आपको बता दिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका इंग्लिश नाम याद रखना क्योंकि बहुत जगह आपको कहीं-कहीं मनोविकलता ना देखकर हिंदी में भी सिज़ोफ्रेनिया ही लिखा होता है और इसको लेकर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत लोग ऐसे होंगे जिसको कुत्ते से डर लगता होगा, बिल्ली से डर लगता होगा, ऊँचाइयों से डर लगता होगा और आंधी-तूफ़ान से भी डर लगता होगा। इसके शिकार मैं भी हो सकता हूँ कि आपको बताना है कि इकोफ़ोबिया का अर्थ होता है क्या पहले? इकोफ़ोबिया आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे ऐसे फ़ोबिया होते हैं जिनको बहुत सारे लोगों को डर लगता है। तो इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का कि इकोफ़ोबिया होता क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। जो इंसान ऊँचाइयों से डरता है उसको इकोफ़ोबिया कहते हैं। कुत्ते से डरना क्या कहलाता है? कुत्ते से हर किसी को डर लगता है। मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है कुत्ते और बिल्ली से। तो आपको बताना है कि कुत्ते से डरना क्या कहलाता है? तो याद रखना कुत्ते से डरना साइनोफ़ोबिया कहलाता है। साइनोफ़ोबिया। अगर आपको कुत्ते से डर लगता है तो आपको साइनोफ़ोबिया हो चुका है। बिल्ली से डरना क्या कहलाता है? तो बिल्ली से डरना एलुरोफ़ोबिया। एलिरोफ़ोबिया याद रखना एलिरोफ़ोबिया बिल्ली से डरना और साइकोफ़ोबिया तो कुत्ते से डरना कहलाएगा, साइनोफ़ोबिया कुत्ते से डरना कहलाता है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना, ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। पानी से डरने को किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफ़ोबिया कहते हैं, जो पानी से डरते हैं उसको कहा जाता है हाइड्रोफ़ोबिया। क्वेश्चन नंबर 13 है डिल्यूजन ऑफ प्रिक्वेशन उत्पीड़न भ्रम शक्ति किसका एक लक्षण माना जाता है? पहला ऑप्शन है कार्यरूप विकार के, भवदशा विकार, मनोविदिलता या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि जो मनोविदिलता के शिकार होते हैं, जो उत्पीड़न भ्रम में रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि जो सपने दिख रहे हैं या फिर जो इंसान कहानी सुना रहा है, उस कहानी में और हकीकत में कोई अंतर नहीं होता। वो भ्रम में जीते हैं, उसको कहा जाता है मनोविदिलता। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में कौन बुलिमिया विकार है? पहला ऑप्शन है चरित्र विकार, भोजन विकार, भावात्मक या ऑप्शन डी है नैतिक विकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भोजन विकार को बुलिमिया विकार कहते हैं। इसे याद रखना ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है मानसिक असंतुलन, पहला ऑप्शन बी है याददाश्त को कमजोर होना, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम असमानता या ऑप्शन डी है शारीरिक गठन। तो याद रखना असामान्य व्यवहार आपको कोई भी चीज़ जल्दी से भूल जाते हो, वो आपका असामान्य व्यवहार काउंट नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्रिया विशेष की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है ध्रुवति, आतंक विकृति, सामान्यकृत या ऑप्शन डी है मनोगृष्टि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मनोगृष्टि बाध्यता। सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर किसका होता है? तो जस्ट हमने जब स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन पे जब मैंने आपको डिटेल में बताया था, जब हम स्टेटमेंट को पढ़ रहे थे, उसमें आपको साफ-साफ लिखा गया था कि सामान्य, असामान्य और श्रेष्ठ में सिर्फ़ मात्रा का अंतर होता है, मतलब सिर्फ़ क्वांटिटी का अंतर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मनोविदिलता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पहला ऑप्शन है फ्रॉयड, मोरेल, क्रैपलिन या ऑप्शन डी है ब्यूलर। तो याद रखना जो मनोविदिलता है, जो आपका सिजोफ्रेनिया पद का सबसे पहले प्रयोग आपके ब्यूलर ने किया था। ब्यूलर कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक माने जाते हैं, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1857 के करीब माना जाता है। इसे याद रखना, जो कि मनोविदिता सिजोफ्रेनिया के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन दर्शन में क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन है निश्चितता, दूसरों के जीवन दर्शन की नकल, अप्रवृत्ता या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और आपको पता होगा जिनका पेपर हुआ था 1 to 5, 6 to 8 का, तो उनका पेपर उसमें नकल हो रहा था, पहले से ही पेपर आपका आउट हो चुका था। तो मैक्सिमम चांस है आपके एग्ज़ाम कैंसल होने का। अगर एग्ज़ाम कैंसल होता भी है, तो हो सकता है कि आपके पेपर में थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि फिर से सारे तैयारी को और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए इस पे जाँच भी बैठ सकती है। तो आपके एग्ज़ाम का डेट थोड़ा-सा आगे बढ़ सकता है, तो आपके पास काफ़ी प्रॉपर टाइम है अपने तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने की और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की। तो जिन्होंने अभी तक अपने पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया है, तो आप प्रैक्टिस सेट नोट्स लेकर अभी से भी अपना तैयारी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि आपके पास शानदार मौका है अपने तैयारी को मजबूत करने का। और कल के वीडियो में मैंने बताया भी था कि आपका स्टेट 2024 का पेपर कब हो सकता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके बिहार स्टेट 2024 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो वीडियो ज़रूर देख लेना। और जो अभी तक बीपीएससी की तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं किया हुआ है, तो अभी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत और टाइम मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार-बार दोहराने की विधि क्या कहलाती है? आतंक, सामान्यीकृत, ध्रुवति या ऑप्शन डी है मनोग्रसित बाध्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत सारे इंसान आपने देखा होगा जो एक ही काम को बार-बार दोहराते हैं। आपने मैक्सिमम देखा होगा अपने एग्ज़ाम में, जिसको क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है, उसी क्वेश्चन को आप बार-बार दोहराते हो, जो कि आपके मनोग्रसित बाध्यता का लक्षण देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 ट्रिसोमी का अन्य नाम क्या है? पहला ऑप्शन है डाउन सिलेक्शन, एग्रोफोबिया, क्लाइटफिंटर या ध्रुवल एक्स सिलेक्शन। तो जस्ट मैंने आपको बताया था, जिसके गुणसूत्र आपके क्रोमोसोम 21 होते हैं, उसको कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बुलिमिया कैसी एक विकृति है? जस्ट मैंने आपको बताया था कि बुलिमिया, अभी हमने क्वेश्चन में जस्ट रीड किया था कि बुलिमिया जिसका रोग होता है उसमें आपका भूख कम लगता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 काय रूप विकार किससे संबंधित माना जाता है? पहला ऑप्शन है शारीरिक समस्या, मनोवैज्ञानिक, आनुवंशिक या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। काय रूप विकार आपके शारीरिक समस्या से संबंधित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 इनमें कौन मन स्ट्राइव विकृत नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप लोग अच्छे से रीड करो और इसका आंसर बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा ध्रुवति। निम्नलिखित में कौन एंजाइटी विकार का प्रकार नहीं है? आपको बताना है एंजाइटी दुश्चिंता जिसे आप कहा जाता है एंजाइटी। आपको बताना है कि कौन एंजाइटी विकार का प्रकार नहीं है। ऐसे एंजाइटी बहुत तरह के हो सकते हैं, अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अलग-अलग प्रकार बताए हुए हैं कि एंजाइटी के कितने प्रकार हो सकते हैं। लेकिन जो आपका मनोविच्छेदित आत्म विकृति है, वो आपके एंजाइटी के अंदर नहीं आता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 चिंता विकृति को विकृति की किस श्रेणी में रखा जाएगा? पहला ऑप्शन है मनोदशा, मन स्वीकृत, प्रतिबल या ऑप्शन डी है चिंतन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा।
चिंतन विकृत आपके चिंतन विकृति के अंदर काउंट किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बार बार हाथ धोना, किसी चीज को छूना या गिरना मानसिक विकार किसका लक्षण है? आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो हर बार बार हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, मुंह धोते रहते हैं, वो भी एक तरह का मानसिक विकार है। तो आपको बताना है कि ऐसा लक्षण किस विकार के अंदर आता है। पहला ऑप्शन है ध्रुवति विकार, आतंक विकार, मनोग्रसित बाध्यता विकार या ऑप्शन डी ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी होगा मनोग्रसित बाध्यता विकार, जिसे इंग्लिश में ऑब्सेसिव कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। ऑब्सेसिव कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर, जिसे हिंदी में मनोग्रसित बाध्यता विकार। ऐसे लक्षण होते हैं जो बार बार हाथ धोना, पैर धोना, ये आपका एक डिसऑर्डर माना जाता है, इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें कौन मादक द्रव्य नहीं है? मतलब आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा एक स्मोकिंग बोल सकते हो या फिर ऐसे जो नशा वाला जो द्रव्य होता है, वो कौन-सा नहीं है? कोकीन, कॉफ़ी, स्मैक या ऑप्शन डी है अफ़ीम। तो आपको आसानी से पता होगा, जो कॉफ़ी होता है, उसमें कोई भी आपके नशा नहीं होता है। उसमें काफ़ी कम मात्रा में आपके अफ़ीम यूज़ किए जाते हैं, जो कि आप पे कोई असर नहीं करता। लेकिन बात की जाए कोकीन का, स्मेल का और अफ़ीम का, ये तीनों आपके मादक द्रव्य हैं जो कि आपको हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। और जब से बिहार में आपके दारू बंद हुआ है, तो सबसे ज़्यादा स्माइक आपके मार्केट में बिकने लगा है। जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके स्माइकर रहते हैं। ऐसा हालात हो चुका है कि यहाँ पर अच्छे से अच्छे घर के बच्चे भी और गरीब से गरीब सब स्माइकर बन चुके हैं, और ऐसे हालात हो चुका है कि मतलब जिसको जीने का उम्र 50 साल, 60 साल हो सकता है, वो 25 से 30 एज में मर जाएगा। क्योंकि जो स्माइकर हो जाते हैं, जिनको नशा हो जाता है स्माइकर का, वो मतलब उसको पीने के लिए, उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी का हत्या कर सकते हैं, कोई भी चोरी कर सकते हैं। जो कि मेरे जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदा हालात हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो ऐसे बच्चे जो अच्छे फैमिली से, चाहे गरीब हो, सब आपके स्माइकर का शिकार हो चुके हैं। वो सिर्फ़ बिहार में दारू बंद होने के चलते। और इस पे कोई ना प्रशासन काम कर रहा है, ना कोई आपके घर के कोई काम कर पा रहा है। सबको जो अच्छे फैमिली से जिनके पास पैसा है, वो सुधार केंद्र में अपने बच्चे को भेज देते हैं। लेकिन जो गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं जो अपने बच्चे को सुधार केंद्र में भेज सकें। तो कहीं न कहीं आपके दारू बंद होने के चलते बिहार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी गंभीर समस्या से ग्रसित होते जा रहे हैं। और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है, इस सब अफ़ीम के चलते और स्मैक के चलते। इस पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में दारू बंद होने से कितने बच्चे स्मैकर हो चुके हैं या कोकीन की आदत लग चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है बिहार के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब कोई औषधि चिकित्सीय निर्णय के विरुद्ध ली जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, औषध दुरुपयोग। जो कि आपके ड्रग्स के विरुद्ध लिया जाता है कोई औषधीय सामान, तो उसको कहा जाता है औषध दुरुपयोग। क्वेश्चन नंबर 30 है, एलसीडी, एलएसडी निम्नलिखित में किस वर्ग के औसत है? इसे आप एलसीडी मत समझ लेना टीवी वाला, ये आपका एलएसडी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलएसडी का फुल फॉर्म होता क्या है? तो याद रखिएगा, एलएसडी का फुल फॉर्म लिसिजिक एसिड डाइथिमलाइट इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि एक औषधि है जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव देती है। इसको खाने से व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है और आसपास के वातावरण से बिल्कुल भी अनजान हो जाता है। वो सब बातें सोचने लगता है जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना-देना नहीं है। जैसे कि आपके अभी जो मैंने बताया स्माइक, स्माइक आपका एक एलसीडी है, जो कि इसको नशा करने के बाद आपको दुनियादारी से कोई भी अपना कौन है, गैर कौन है, किसी को भी आप पहचान नहीं सकते। सब उस टाइम आपको लगता है कि जो हो, आप ही दुनिया पे राज कर रहे हो। बाकी आपके आगे कुछ नहीं है, मतलब उसमें सब कुछ धुंधला-सा दिखने लगता है। उसको कहा जाता है एलएसडी का शिकार या स्माइक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका सारा ऑप्शन हम सीन कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका विप्रोपोधात्मक या आक्रामक। तो जस्ट मैंने आपको बताया विभव विवम्र मतलब कोई भी चीज़ को आप
देख नहीं पाते हो, उसको भ्रम में रहते हो, उसको कहा जाता है विमूढ़ात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें कौन अफीम से उत्पन्न औषध है? मतलब आपको बताना है कि अफीम से कौन सा उत्पन्न होता है, हीरोइन, मार्फिन, मेथाडोन या ऑप्शन डी है ये सभी। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ये सारे आपके ड्रग्स हैं जो कि आपके अफीम से उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अफीम सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ऐसे जगह जहाँ पर काफ़ी ठंडा और पहाड़ी इलाके होते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको अफीम की खेती देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित पद्धति कौन सी है? पहला ऑप्शन है आईएसटी, डीएसएम, पीक्यू या ऑप्शन डी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आईसीडी। आपको एक सवाल और भी पूछा जाता है कि डब्ल्यूएचओ का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो स्विट्जरलैंड में हुई थी, जेनेवा। जिनेवा एक टाउन है स्विट्जरलैंड के अंदर, जहाँ पर इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था 1948 में। इसे भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में किसे ध्रुवती में व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले स्थानों से जाने से डरता है? मतलब ऐसे बहुत सारे इंसान होंगे जिसको भीड़ भाड़ वाले स्थान, हल्ला शोर जिनको पसंद नहीं होता है। जैसे कि मुझे बिल्कुल भी भीड़ भाड़ जगह जाना पसंद नहीं है, जहाँ पे हल्ला शोर होता है मुझे वैसे जगह काफ़ी पसंद नहीं आता। तो ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एग्रोफोबिया। मतलब आपको एग्रोफोबिया है, जिसमें किसी को भी बाहर जाने का मन नहीं करता। हेम्टोफोबिया किसको कहते हैं? हेम्टोफोबिया उस इंसान को कहते हैं जिनको उल्टी होने का चांसेस लगता है। जैसे कि आपने बस में या कार में बैठते हो और आपको डर सताने लगता है उल्टी होने का, उसको कहा जाता है हेम्टोफोबिया। सामाजिक फोबिया किसको कहा जाता है? तो सामाजिक फोबिया उन लोगों को कहा जाता है जो दूसरे लोगों से मिलने-जुलने से डर लगता है। उन्हें हर रोज़ सामाजिक संबंधों से बेवजह की चिंता, डर, खुद के प्रति संकोच और शर्मिंदगी महसूस होती है, उनको कहा जाता है सामाजिक फोबिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने तीनों फोबिया अच्छे से समझा दिया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत किया जाता है। मैंने आज का 1 दिन छुट्टी मिलता है और 1 दिन छुट्टी में मैंने कोशिश किया कि आपको और ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए और आपको ज़्यादा जितना हो सके क्वेश्चन को कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को देखकर एक बार वीडियो को लाइक सारे लोग कर देना और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, जिस बच्चे को बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है, उस किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो मैंने ऑलरेडी आपके आईक्यू के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो कराया हुआ है। आप जाकर पुराना वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने आईक्यू के स्टैंडर्ड जितने भी होते हैं, जितने भी आईक्यू कैटेगरी होते हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया हूँ। तो आपको बताना है कि 35 से 49 जिनका आईक्यू होता है, उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो उनको साधारण मानसिक दुर्बलता की कैटेगरी में रखा जाता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अगर कोई व्यक्ति ऑफिस जाने के क्रम में बार-बार लौटकर ये देखता है कि दरवाज़ा ठीक से बंद है या नहीं, इस तरह की मानसिक विकृति को क्या कहा जाता है? तो ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? तो ऐसे इंसान को मनोग्रसित बाध्यता। जैसे कि आप रात में सोने जाते हो और आपको लगता है कि, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन विकासात्मक मनोवृत्ति डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, अलगाव चिंता मनोविकृति आपके डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत नहीं आता है। जिनका ब्रेकअप हो जाता है, जिनका डिवोर्स हो जाता है, अगर उसमें आपको अलगाव होना या फिर उसमें कोई भी चिंता उत्पन्न होता है, वो आपके कोई भी डिसऑर्डर में काउंट नहीं होता है। वो क्योंकि वो प्यार था, किसी से आपका अटैचमेंट था, तो वो आपके एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत नहीं आता। वो आपका एक मतलब नेचुरल लक्षण है, हर किसी को ये फ़ील होता है। इसलिए इसको मेंटल डिसऑर्डर में काउंट नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विभ्रम की मनोविकलता के किस प्रकार के लक्षण में रखा जाता है? विभ्रम होता क्या है? तो याद रखिएगा, मतिभ्रम उन वस्तुओं या घटनाओं को समझने का अनुभव जिनका कोई बाहरी स्रोत नहीं होता है। जैसे कि किसी का नाम ऐसी आवाज़ से सुनना जिसे कोई और नहीं सुन सकता, उसको कहा जाता है हैलुसिनेशन, जो कि आपका एक पॉजिटिव लक्षण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और
इस वीडियो में 37 हम कंप्लीट करते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अप्रॉक्स आपके टोटल 73 क्वेश्चन हैं, जो कि इस वीडियो में हमने टोटल 37 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और कल के वीडियो में इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल मिस मत करना। अगर जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी टाइम है, हो सकता है कि आपकी बीपीएससी 3.0 आपके पेपर होने में थोड़ा और डिले हो जाए, क्योंकि कल का पेपर कैंसिल होता है। तो आपको और टाइम मिल जाएगा अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। तो आप प्रैक्टिस सेट, थ्योरी, एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11-12 का पूरा प्रॉपर नोट्स ले सकते हो। सिर्फ आपको 300 में दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करके आप मेरे मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने को मिल सकता है, उसके लिए कोशिश किया जा सकता है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।